Hello everyone, welcome to lecture 15 of macroeconomics for class 12th. See, in lecture 14 हमने पढ़ा था accounting of national income with value added method, ठीक है? इस बार हम पढ़ेंगे income method. income method से national income कैसे calculate करते हैं? We'll see that. Now, income का मतलब factor payments, right? And we know फैक्टर पेमेंट कौन लोग जेनरेट करते हैं जिनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, राइट? और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है हाउस होल्ड के पास, ठीक है? तो ये बेसिकली इस चीज को काउंट में लेता है, फैक्टर पेमेंट को। जब हाउस होल्ड के लोग फर्म में काम करने जाते हैं, उसके बदले में उनको फैक्टर पेमेंट, रेन्यूमरेशन या फिर इनकम मिलती है, जब हम उसको कैलकुलेट करके देखते हैं तब हमें नेशनल इनकम विद इनकम मेथड पता चलता है। ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट। इनकम मेथड, इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। देखो, इनकम मेथड के कई और नाम भी हैं, तो ये पढ़ के कंफ्यूज मत होना, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग हम नेशनल इनकम को फैक्टर पेमेंट्स के टर्म्स में मेजर करते हैं। देखो, income method measures national income in terms of the payments made to the factors of production. Factors of production क्या होते हैं? Land, labor, organization या फिर entrepreneur और this is capital. ठीक है, ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनको जो वेजेस मिलती हैं, जो पेमेंट मिलती है इनके काम के बदले में, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं विद इन अ कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो हमें नेशनल इनकम पता चलती है। समझ गए? तो ये हाउस होल्ड है, ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये ओनर होता है। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैपिटल। लैंड को क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है? प्रॉफिट। और कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट रेट। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट। अभी फॉर अंडरस्टैंडिंग कि इनकम मेथड में क्या क्या चीजें कैलकुलेट होती हैं, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट फैक्टर इनकम्स। ऑल्दो वी ऑलरेडी नो अ लिटिल अबाउट फैक्टर इनकम्स, फैक्टर इनकम दे रेफर टू पेमेंट्स मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सी, प्रोडक्शन जो होता है उसी के इक्विवेलेंट क्या होती है? पेमेंट की जाती है। ये तो सर्कुलर फ्लो से हमें समझ में आ गया था, है ना? वेर वी हैव लर्नड अबाउट मनी फ्लोज एंड रियल फ्लोज। अब इन इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है हमें वो समझना है। दीज इनकम्स इंक्लूड वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, देन इट इंक्लूड्स रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स एंड मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब इनकम फ्रॉम सेल्फ कंजम्पशन और अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, यानी जहां पे आप प्रॉफिट और वेजेस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लो आप अपनी सब्जी खुद उगा रहे हो, है ना, तो वो एक फॉर्म का मिक्स्ड इनकम हो जाएगा। ठीक है, वेजेस और सैलरीज के बारे में हमें पता ही है, दे आर द रिन्यूमरेशन और पेमेंट टू द एम्प्लॉय। ठीक है, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय। रेंट क्या होता है? जब हम अपनी लैंड या प्रॉपर्टी को देते हैं, उसके बदले में हमें रेंट मिलता है। एक टर्म होता है रॉयलिटी, ये भी आएगा। ठीक है, इसका देखो मतलब होता है अगर आप कुछ ओन करते हो, इफ यू ओन समथिंग एंड यू गिव दैट थिंग फॉर somebody else to use, तो उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। उसके बदले में जो हमें पेमेंट मिलती है उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप तो एक बुक के ऑथर हैं, ठीक है, आपने एक बुक लिखी, आपने एक पब्लिशर को अथॉरिटी दे दी कि वो प्रिंट करके बेच सकता है, तो अब आप जितनी बुक्स बिकेंगी, जितने जितने बार ये किताब बिकेगी, आपको रॉयल्टी मिलेगी उस किताब की। क्यों? क्योंकि आप ऑथर रह चुके हैं इस किताब के। ठीक है, प्रॉफिट हमें पता ही है, अर्निंग्स ऑफ बिजनेसेस आफ्टर एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड। तो अगर एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा और जल्दी जल्दी में लिखना हो, तो आप
इनकम मेथड से ये सारी चीजों को बस ऐसे ऐड कर करके लिख देना, एग्जामिनर को ये तो समझ में आ जाएगा कि बच्चे को थोड़ा समझ में आया था। बाकी वी आर सीइंग दिस इन डिटेल। सबसे पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम्स, ये होते किस तरह से हैं। तो सबसे पहले वी हैव कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितने तरह से होते हैं? तो फर्स्ट वी हैव वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। इन कैश यानी कैश पेमेंट्स, जैसे हमें नगद में हमारे काम के बदले में जो सैलरी मिलती है वो। अच्छा, कई बार हमें काइंड में मिल जाती है, जैसे हमें बोल दिया कि आपको कार की सुविधा मिल जाएगी, आपको हाउसिंग फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है, आपको अलग दूसरे अलाउंसेस मिल जाएंगे। सो दैट इज पेमेंट इन काइंड। तीसरी बात है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, इसका मतलब है इम्प्लॉयर, इम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर जिसने आपको नौकरी दी है उसका कंट्रीब्यूशन टू योर सोशल सिक्योरिटी। ये ऐसी पेमेंट होती है जैसे प्रोविडेंट फंड का नाम सुना होगा ना आपने, प्रोविडेंट फंड्स, दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द एम्प्लॉयर्स। ये एम्प्लॉयर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं विच दे मेक ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज, ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। फिर पेंशन और ऑन रिटायरमेंट। अब यहाँ पे पेंशन ये ओल्ड एज पेंशन नहीं है, ओल्ड एज पेंशन और न्यू एज पेंशन में डिफरेंस है। दिस इज नॉट ओल्ड एज वाला पेंशन, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो मेंशन भी किया है। इट ओनली रेफर्स टू पेंशन पेमेंट्स एज अ पार्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जो पेंशन पेमेंट की बात की गई है ना, ये वो वाला पेंशन पेमेंट है। देन दूसरा पार्ट है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। नाउ लेट अस सी ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या मतलब होता है। देखो, ऑपरेटिंग surplus is the income that, let me give me a second, ठीक है। Operating surplus is the income that businesses or individuals earn after covering all their costs। जितनी भी कॉस्ट होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में लागतें तो लगेंगी, तो जब हम कॉस्ट को डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि वेजेस देना, रॉ मटेरियल्स खरीदना, उस सबको हम डिडक्ट कर देते हैं, तो जो पैसा हमारे पास बचता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, राइट। सो व्हाट डज इट इंक्लूड्स? इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। एक एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए एक बेकरी आप रन कर रहे हैं। सो आप बेकरी की कॉस्ट क्या क्या होगी? फ्लावर, आटा, शुगर, वनीला एसेंस, थिंग्स लाइक दैट, और आपके एम्प्लॉय जो होंगे उनकी सैलरी, उन सबको आप डिडक्ट करेंगे। तो जो पैसा आपके पास फाइनली बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? द प्रॉफिट दैट यू आर लेफ्ट, उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस का ही पार्ट होता है आपका रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां से हम समझ गए ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। पहले हमारे पास है रेंट, दूसरा है इंटरेस्ट, तीसरा है प्रॉफिट। अब देखिए, प्रॉफिट को भी हम तीन तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। पहले डिविडेंड्स। डिविडेंड्स आर दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के बीच में जो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, उसको हम डिविडेंड्स बोलते हैं। देन कम्स योर कॉर्पोरेट प्रॉफिट। कॉर्पोरेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट्स रिटेन्ड बाय कंपनीज आफ्टर पेइंग टैक्सेस। देखो, कंपनीज को भी कॉर्पोरेट टैक्स पे करना होता है, ठीक है। वो कॉर्पोरेट टैक्स पेमेंट करने के बाद जो कंपनी रिटेन करती हैं उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। सो दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। it should be undistributed profit, sorry, undistributed profits, ठीक है। ये वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो कि फर्म के पास रहता है उसके फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। इसको हम, इसके और भी नाम होते हैं,
we can call it corporate saving as well. Corporate सेविंग एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स तो हमें पता ही है। ये कंटिंजेंट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कंपनी फ्यूचर के लिए बचा के रखती है। दूसरा हमारे पास पार्ट होता है मिक्स्ड इनकम। देखो, मिक्स्ड इनकम का मतलब है मिक्सचर ऑफ वेजेस, ठीक है। इसमें जैसे मान लो आप अपने ही घर से एक बेकरी चला रहे हो छोटी सी, तो अब आप उसमें से आप अपना रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, थोड़ा थोड़ा आपका सब लग रहा है, आप उसको एक्सक्लूड मतलब ऐसे लाइन डिमार्केशन नहीं कर सकते हो, इसीलिए हम उसको मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। सो इनकम अर्न्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स एंड अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस रिफ्लेक्टिंग बोथ लेबर एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। So, what we have understood कि separation of wages, rent, interest and profit ये यहाँ पे possible नहीं होता है, because यहाँ पे ना आपने factors of production को hire नहीं किया हुआ है। You get me? You haven't hired factors of production. अब हम ये तीनों चीजें जब add करेंगे तो where we'll be reaching? We'll be reaching at NDP at factor cost, ठीक है। Let us move ahead. अब हम अगर इसमें से we have reached net domestic product at factor cost. It is what? It is the sum total of factor income generated within the domestic territory. क्यों? क्योंकि यहाँ पे D है, of a country is referred to NDP. We know this definition by heart. ये क्या represent कर रहा है? Country की टोटल इनकम जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जनरेट की है इन अ कंट्री विद इन अ ईयर आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर यहाँ पे जी होता तो इट वुड हैव बीन इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब हम पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचना चाहते हैं हम? नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि है हमारे लिए NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो डी से अब हमें एन पे आना है, तो हम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे टू फाइनली रीच एट द नेशनल इनकम। तो अगर हम इसको पूरा इनकैप्सुलेट करें, अभी जितनी बातें हमने पढ़ी, सो वी रेड 3 थिंग्स, है ना। फर्स्ट वी रेड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, राइट, हमने पहले ये पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरा हमने पढ़ा मिक्स्ड इनकम। ये जब हमने ये सब सारी बातों को ऐड किया, सो वी हैव रीच्ड NDP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। दिस इज योर डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अब हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सो वेयर वील बी रीचिंग, इसमें से ये ABC में आपका ये जो D पार्ट है ये भी ऐड हो जाएगा। सो फाइनली A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर NNP एट फैक्टर कॉस्ट, जहां पे ये जो ऑपरेटिंग सरप्लस है ना बी का मतलब है 3 चीजें, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया टू अंडरस्टैंड योर नेशनल इनकम अकाउंटिंग विद इनकम मेथड। अब हम स्टेप्स में इसको देख लेते हैं, ठीक है। सी इफ वी हैव टू फिगर आउट कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, सो द फर्स्ट स्टेप विल बी, जैसे हमने वैल्यू एडेड मेथड में किया था, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस, कि आपकी इकोनॉमी में कौन कौन सी एंटरप्राइजेस हैं। तो एंटरप्राइजेस बहुत तरह की हो सकती हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस। तो मोटा मोटा हम इसको सेक्टर्स में प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी इसमें कैरेक्टराइज कर सकते हैं, राइट।
दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम कैटेगरीज। अब सेकेंड स्टेज में हम क्या करेंगे, हमारे पास जितनी फैक्टर इनकम्स है ना, हम उनको ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हम उसको ग्रुप कर देंगे। तो ट्रेडिशनली हमारे पास चार तरह के जो अभी हमने पढ़े हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो उस हिसाब से हमारे पास जो फैक्टर पेमेंट आएंगी वो होंगी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो वेज, प्रॉफिट्स, रेंट्स एंड इंटरेस्ट। ऑल राइट, देन वी विल डू दिस। अब इसमें हमने कुछ चीजें अभी पुराने वाले जो मेथड से अभी हमने पढ़ी थी, तो पहले हम क्या करेंगे, लेबर इनकम या फिर कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज करेंगे। ठीक है, लेट मी राइट दैट फॉर यू एज वेल। जो स्टेप 2 है हमारा, वेयर वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई इनकम कैटेगरीज, उसमें सब बी हैविंग व्हाट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जैसे अभी हमने उससे पहले पढ़ा था। ठीक है, वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। ठीक है, देन सोशल सिक्योरिटी में जो कंट्रीब्यूशन, हम देखो सब वही है, बस तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी में जैसे प्रोविडेंट फंड एंड एक्सेट्रा, राइट। देन वी हैव कॉम्पनसेशन इन काइंड। अभी इसी वाले में ही आप पेंशन और रिटायरमेंट को भी समझ सकते हो। ठीक है, इसमें आप एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी प्लस पेंशन ऑन रिटायरमेंट को भी इसी में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होगा ऑपरेटिंग सरप्लस, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था। सिमिलर तरीका अगेन मैं आपको बता रही हूँ, मैं बस आपको दूसरा लिखने का तरीका बता रही हूँ स्टेप्स में। यहाँ पर आप ऑपरेटिंग सरप्लस देखते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपके पास दो तरह की चीजें आती हैं, इनकम फ्रॉम योर प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, देन you have income from entrepreneurship, right? Income from entrepreneurship। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी देखो क्या हो सकती है, रेंट हो सकता है, ठीक है, इंटरेस्ट हो सकता है, और रॉयल्टीज की बात हो सकती है। ये देखो दोनों मेथड में इसलिए बता रही हूँ ना, कभी आपसे एग्जाम में पूछा अबाउट कैलकुलेटिंग दीज थिंग्स, तो उसमें रॉयल्टी लिख के अगर दे दिया तो आपको फिर समझ नहीं आएगा कि ये रॉयल्टी कहाँ इंक्लूड होगी, इसीलिए मैं इसको और डिटेल में बता रही हूँ। अब इनकम फ्रॉम एंटरप्राइज में क्या हो सकता है, पहले तो कॉर्पोरेशन टैक्स आएगा, देन डिविडेंड्स आएंगे जिसके बारे में हमने पढ़ा है, देन वील बी हैविंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, राइट। तो स्टेप 2 में हमने क्या किया, स्टेप 2 में हमने ये दो चीजें की हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो कुछ डिफरेंट नहीं है, जो अभी हमने पहले पढ़ा ना, ये सारी बस वही बातें हैं। तो मेथड 1 ये है, मेथड 2 जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको जो भी एग्जाम में समझ आया आप उसके थ्रू इसको लिख सकते हो, बाकी सही तो दोनों है, राइट। तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। यहाँ पे हम विल बी कैलकुलेटिंग टोटल इनकम्स फ्रॉम डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। जैसे टोटल वेजेस 1 लाख रुपए की, प्रॉफिट्स इतना, रेंट इतना, इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद वील बी एस्टिमेटिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि अभी तो हम एनडीपी में है ना, अभी हमको एनएनपी में भी तो आना है, तो यहां से वील बी कैलकुलेटिंग NIFA, इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे जब इसमें से, तो वील फाइनली कैलकुलेट आवर नेशनल इनकम। अंडरस्टूड, ठीक है। अब कुछ प्रिकॉशंस होते हैं इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो सबसे पहला प्रिकॉशन है हमारा, वैल्यू ऑफ
प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। जो सेल्फ कंजम्पशन की वैल्यू होती है, ठीक है, इट इज समटाइम्स कंफ्यूजिंग कि आप इसको कैसे ऐड करोगे। जैसे मान लो हम अपने खुद के जमीन पे वीट उगा रहे हैं, ठीक है, हम अपनी वेजिटेबल्स खुद उगा रहे हैं हमारे बैकयार्ड में, इनको ऐड होना चाहिए। तो ये एक तरीके का प्रिकॉशन है जो हमें लेना पड़ेगा, ये दो आइटम्स इंक्लूड होंगे, ठीक है, ये वाला और imputed ये जो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, let me write it in this way. These three things have to be included while you are calculating national income, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसको ऐड होना होता होगा, भले ही आप खुद के लिए उगा रहे हो बट आपको ये ऐड करना होगा, ठीक है। वैल्यू एडेड में हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था कि क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हो ना। अगर आप अपने टमाटर खुद उगा रहे हो, तो अगर आप नहीं उगाते तो आप बाहर से खरीदते, राइट। तो जब बाहर से खरीदते तो वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता है ना, समझ रहे हैं। दूसरा होगा हमारे पास इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस बाय ओनर्स ऑफ दीज हाउसेस। अगर आपके पास एक घर है जिसमें आप खुद रह रहे हो, ठीक है, तो इसको भी इंक्लूड करोगे आप उसकी रेंटल वैल्यू एस्टिमेट करोगे आसपास के एरिया में देख के कि उस तरह के घर की क्या रेंटल वैल्यू होगी। क्योंकि अगर आपका ये घर नहीं होता तो आप कहीं ना कहीं तो रेंट पे रह रहे होते, फिर उस वक्त वो रेंट में ऐड होता नेशनल इनकम जनरेशन में। सो दिस इज वन प्रिकॉशन दैट वन हैज टू टेक केयर व्हाइल ही और शी इज डूइंग दिस कैलकुलेशन। जैसे कि होम ओनर है, वो अपने घर में रह रहा है जिसकी लगभग वैल्यू होगी 15,000 रुपए महीने का रेंट के हिसाब से, ठीक है। सो पर्सन ऑक्यूपाइंग अ प्रॉपर्टी दे ओन इंस्टेड ऑफ रेंटिंग इट out. Understood? Then third thing that has to be included here is imputed value of owner provided services. जो ओनर ने सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, that also has to be included. जैसे a shop owner managing their store without hiring help. So इसको भी हेल्प होना, मतलब ये जो हेल्प है ना, जो आप खुद की कर रहे हो टू सेट अप योर स्टोर, दैट ऑल्सो हैज टू बी इंक्लूडेड। क्योंकि अगर आप किसी और से कराते तो उसको वेजेस देते, ठीक है, फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐड होता ही होता। सो इफ यू योरसेल्फ आर डूइंग इट, इफ यू आर द शॉप ओनर और आप ही मैनेज कर रहे हो अपना स्टोर और हेल्प हायर नहीं कर रहे हो, तो वो भी ओनर प्रोवाइडेड सर्विस है और दैट ऑल्सो हैज टू बी included, right? A consultant running their own business and not drawing a salary. ठीक है, these are the examples. Now let us see what are the things that are not to be included. ठीक है, this is going to be interesting. These are the things that should not be included. ठीक है, सबसे पहला ट्रांसफर इनकम्स। ट्रांसफर इनकम्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, फातिमा वाला अगर आपको एग्जाम्पल याद होगा तो आपको याद आ जाएगा। ट्रांसफर इनकम बस ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, आपने उसके बदले में कुछ कर नहीं रखा है, देयर इज नो प्रोडक्शन बीइंग जनरेटेड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इनकम। वो अमाउंट जो आपको ट्रांसफर हुई है उसके बदले में आपने कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रखा है। सो फॉर एग्जाम्पल सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स या फिर स्कॉलरशिप्स, यू हैव रिसीव्ड इट विदाउट डूइंग एनी जॉब। दूसरा इलीगल इनकम्स, देखो इलीगल इनकम्स क्या है, इंजेक्शन याद है, ये सर्कुलर फ्लो को इंजेक्शन चुभ जाते हैं, मनी इंजेक्ट हो जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ जाता है, बट किसी को दिखाई नहीं देता कि ये कहाँ से आ रहा है। तो ये इलीगल सोर्सेस से आता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज जो कि इकोनॉमी रिकॉर्ड नहीं कर पाती है, इट फेल्स टू रिकॉर्ड, राइट। जैसे ड्रग सेल से आपने पैसे कमा लिए, स्मगलिंग से आपने पैसे कमा लिए, दीज थिंग्स दे डू नॉट हैव टू बी इंक्लूडेड। देन कम्स इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन इट्स बोरोइंग्स, उनकी जो बोरोइंग है ना उस पे जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है तो उसको हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, बट ये डिबेटेबल है। ये दिस इज वन थिंग विच इज क्वेश्चनेबल,
Then comes your interest on loans for consumption expenditure. देखो वो इंटरेस्ट that are paid on the loans taken for personal consumption, जैसे कार खरीदने के लिए, ठीक है, आपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की, उसका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो। आपने आपने छोटी छोटी चीजें, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, वॉशिंग मशीन, ये सब खरीदने के लिए आपने लोन लिया, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपने उससे मेंटेन किया, तो उसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इट इज नॉट इंक्लूडेड। देन मनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड, ये तो अब सबको रट चुका होगा। सेकेंड हैंड गुड से जो इनकम जनरेट होती है, जो सेकेंड हैंड गुड का जो वैल्यू होता है, वो वैल्यू ऐड नहीं होता है। अगेन ब्रोकरेज चार्जेस ऐड होते हैं, रीसेल ट्रांजैक्शन ऐड नहीं होता है, क्योंकि वो इकोनॉमी में कोई नया प्रोडक्शन का रिजल्ट नहीं है, वो इकोनॉमी को कुछ ऐड करके नहीं दे रहा है। जैसे यूज्ड कार को बेचना, यूज्ड फर्नीचर को, पुराने फर्नीचर को बेचना, ठीक है। देन कम्स प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स, जैसे हम सबको मिलती हैं पॉकेट मनी, ये इंक्लूड नहीं होंगी। आपने घर में पोछा ओछा मारो, तब पॉकेट मनी मिले तो क्लेम करो कि ये तो मेरी फैक्टर इनकम है, ठीक है, मैंने तो अपना लेबर दे के इसको कमाया है। सो ट्रांसफर्स बिटवीन इंडिविजुअल्स दैट डू नॉट क्रिएट न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे रिलेटिव्स आते हैं, आप उनके सामने रिलेटिव्स जाते वक्त मान लो आपको 50-100 रुपए दे के जाते हैं, तो वो क्या होगा, वो प्राइवेट ट्रांसफर होगा। बट हाँ, बचपन में मम्मी पापा आपको नचा देते थे, गाना गवा देते थे, पोइट्री कर लेते थे, तो अगर आप क्लेम करो कि अरे नहीं मैंने डांस किया ना तो मुझे 50 रुपए मिले, तो वो शायद आपकी फैक्टर इनकम में इंक्लूड हो सकता है। वेल जोक्स अपार्ट, पॉकेट मनी, गिफ्ट्स रिसीव फ्रॉम रिलेटिव्स, ये सब इंक्लूड नहीं होता है। देन योर विंडफॉल मनी, विंडफॉल यानी हवा चली और पत्ते गिरे, ठीक है, ये पेड़ है, हवा चली कस के और पत्ते सारे इसके बिखर गए, ये झटके में अचानक से अनएक्सपेक्टेड अर्निंग हो जाती है, ठीक है, जो कि आपकी रेगुलर इनकम का पार्ट नहीं होती है, उसको हम विंडफॉल मनी बोलते हैं। जैसे आपने लॉटरी जीत ली, आप आराम से किसी दिन मेट्रो में जा रहे थे और बहुत दुखी थे कि मैं तो कितना गरीब हूँ, उधर से आपकी बुआ का फोन आया और उन्होंने बोला कि अरे तुम्हारे बाबा ने इतना 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 प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए छोड़ दी है, तो अचानक से आप बिल्कुल ही अमीर हो गए, और नेक्स्ट जब स्टॉप पे आप मेट्रो के उतरे, आपने सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीद डाले, ठीक है। सो विंडफॉल मनी ये भी इंक्लूड नहीं होगा। देन योर कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्स ऑन प्रॉफिट्स दैट शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट व्हेन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम्स, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होगा। प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी बिफोर टैक्स डिडक्शंस, बिफोर टैक्स डिडक्शन के इंक्लूड नहीं होगा, आफ्टर में होगा, ठीक है। कुछ कुछ टाइप के टैक्सेस हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि वो किसी प्रोडक्शन का रिजल्टेंट टैक्सेस नहीं है, वो आपके पुरानी पास्ट सेविंग्स से टैक्सेस हैं, जैसे वेल्थ, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ऐसे टाइप के टैक्सेस, ठीक है। देन योर इनकम टैक्स इफ नॉट डिडक्टेड एज टीडीएस, ये सारा मैं डिटेल में तो बहुत सारा आपको बता रही हूँ, आप 5-6 भी याद रखोगे ना एग्जाम्पल में, एग्जाम में आपके लिख के आओगे तो भी ये बहुत होगा। इनकम टैक्स शुड बी इंक्लूडेड ओनली इफ डिडक्टेड एट द सोर्स, राइट। देन देर आर 3 थिंग्स which are similar to cut. Now at the last we only have to understand these 3 things, ठीक है, ये 3 छोटी बातें हम पढ़ेंगे और हमारा सब कुछ ये क्लियर। Now these are the difficulties, these are the difficulties in estimation of national income by income method। पहला है हमारे पास डिफिकल्टी इन एस्टिमेटिंग मिक्स्ड इनकम। अब हमने कह तो दिया मिक्स्ड इनकम इंक्लूड होगी, अब उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, कौन सा हिस्सा इनकम है, कौन सा प्रॉफिट है, आप कितना लेबर अपना दे रहे हो उस पर्टिकुलर चीज में, जैसे बेकरी में, ठीक है, अगर आपने हाँ समझो आप बेकरी के ओनर हो, एक छोटी सी बेकरी आप अपने घर के नीचे खोल दी, अब बेकरी में आपने ब्रेड बेक की, अब आपने सोचा चलो
एक बेकिंग ट्रे हम रख देते हैं हमारे घर के ब्रेड के लिए। अब एक ही टाइम पे दोनों ब्रेड्स बेक हो रहे हैं, अब ऐसे सिचुएशन में आप दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सा लेबर आपके पर्सनल यूज के लिए था और कौन सा लेबर आपके मतलब बेकरी के लिए था, राइट? सो दिस इज वन डिफिकल्टी। सेकेंड हमारे पास है एक्सक्लूजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। अभी जब हम डिफिकल्टीज पढ़ रहे थे, प्रिकॉशंस पढ़ रहे थे, सॉरी नॉट डिफिकल्टी, प्रिकॉशंस, तो मैंने कहा था ये नेशनल डेब्ट वाला सेक्शन ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। देखो, हम अज्यूम उस वक्त क्या कर रहे थे कि जो सरकार डेब्ट ले रही है वो कंजम्पशन पर्पस की वजह से ले रही है। लेट मी सी, अगर मैंने उस चीज को मेंशन किया होगा, सो यू सी, नहीं नहीं किया है। तो उस वक्त हम अज्यूम कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्टिव चीजों के लिए बोरोइंग नहीं कर रही है, बट व्हाट इफ गवर्नमेंट एक्चुअली वो पैसा प्रोडक्टिव तरीके से यूज करे, कुछ चीजें क्रिएट कर दे, बिल्डिंग्स बना दे, कंस्ट्रक्शन कर दे, राइट? तब तो उसको इंक्लूड होना चाहिए। सो इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज नॉट काउंटेड इन नेशनल इनकम। लोन्स टेकन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट विच माइट जनरेट फ्यूचर इनकम शुड बी calculated, right? Third we have is limited use in underdeveloped countries। देखो, अंडरडेवलप्ड कंट्रीज की ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक नहीं बहुत सारी। टैक्स कलेक्शन मुश्किल है वहां पे, बहुत सारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वहां पे, तो इनकम दिखती ही नहीं है। तो मेनी इनकम अर्नर्स डू नॉट फाइल टैक्स रिटर्न्स, तो मालूम ही नहीं पड़ता है। ठीक है, अब वो वड़ा पाव ठेले वाली क्या पता वो मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हो या नहीं। ये बहुत सारे हमारे स्मॉल वेंडर्स हैं, फुल्की वाले, मोमो वाले, वो नहीं करते हैं इनकम टैक्स को पे। तो दिस लीड्स टू इनकम्प्लीट सेट ऑफ डेटा फॉर एस्टिमेशन ऑफ योर नेशनल इनकम, है ना? सो दीज आर योर डिफिकल्टीज। अब देखो, भले ही आपको लग रहा होगा बहुत लंबा सा लाउड सा एक्सप्लेनेशन हो गया है, बट आपको समझना क्या क्या था इसमें से। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम मेथड, गिव मी अ सेकेंड। सबसे पहले हमने पढ़ा कि नेशनल कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इनकम मेथड से कैसे होता है, ठीक है? फिर उसके बाद हमने एक मेथड पढ़ा, राइट? उस मेथड में हमने क्या क्या चीजें ऐड की? हमने कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऐड किया, हमने ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड किया, फिर हमने फाइनली एनडीपी निकाला, फिर एनएनपी निकाला। ये आपका एक मेथड हो गया। दूसरे मेथड में हमने स्टेप वाइज सारी बातें समझी, ठीक है? यहाँ पे देखो, हमने स्टेप वाइज सारी बातें समझी। दिस वाज योर मेथड 1 एंड दिस वाज योर मेथड 2, जहाँ पे हमने सारी चीजें स्टेप वाइज करी। हम फाइनली पहुंच रहे हैं एनएनपी पे ही, ठीक है? मेथड सेम है, बस कहने का तरीका अलग है। इसमें ये नहीं है कि ये इनकम मेथड के भी दो अलग अलग इनकम मेथड है। नो, एवरीथिंग इज सेम। इफ यू सिट एंड रीड दिस और यू विल सी दिस लेक्चर, यू विल फाइंड आउट कि ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। ये हमें ज्यादा समझ में आएगा जब हम फाइनली इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, राइट? तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं इसके सारे न्यूमेरिकल्स एक बार में ही लूंगी, ठीक है? फिर हमने इसके कुछ प्रॉब्लम्स पढ़े और पढ़ा प्रिकॉशंस कि हमें क्या लेने होते हैं। देन हमने कुछ इसकी डिफिकल्टीज पढ़ी, ठीक है? बस, दैट वाज इट। ऑलराइट, so we'll meet in the next lecture. Meanwhile, keep learning, and if you have any query, feel free to comment it down. All right?